of state. तो इक्वेशन है an equation which describe the state of gas by relating its volume, temperature, pressure and number of moles. हमें नहीं पढ़नी पड़ेंगी इस एक जनरल गैस इक्वेशन के अलावा, लेकिन इसके अलावा भी इक्वेशंस होती हैं जो इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती हैं एंड दे सर्व द सेम पर्पस। लेकिन हाँ, जो एक हमारे सिलेबस में जाहिर सी बात है हम उसी की बात कर लें, तो वो है जनरल गैस इक्वेशन, और इसी को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह कि ये है इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी एक अदद इक्वेशन ऑफ स्टेट है, यानी इस इक्वेशन में हम प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को रिलेट करेंगे। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्टेट obtained by combining Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. So equation of state obtained by combining Boyle's law, Charles law and Avogadro's law is called general gas equation or ideal gas equation. तो अब ये सूरत हाल पूरी हो गई। बेसिकली ये जो रेड से हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखी सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि जब मैं जनरल गैस इक्वेशन की डेफिनेशन लिखता और उसका पहला जुमला ही ये लिखा जाता इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो आपके दिल में आती बात ये क्या होती है, तो इसलिए हमने आपको तसल्ली देने के लिए वो ऊपर लिख दी, वरना हमारा असल टॉपिक बहरहाल जनरल गैस इक्वेशन यहाँ से शुरू हुआ है। तो हमने पहले बता दिया व्हाट इज जनरल गैस इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन ऑफ स्टेट है जो हमें तीनों गैस लॉज को मिलाने से मिलेगी। और अब हम इसकी छोटी सी डेरिवेशन करेंगे कि हम तीनों गैस लॉज को मिलाकर जरा जनरल गैस इक्वेशन आपको डिराइव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने कहा अकॉर्डिंग टू Boyle's law, Boyle's law के मुताबिक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जबकि हम
टेम्परेचर और अमाउंट यानी नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं। तो फिर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, volume is directly proportional to absolute temperature while you keep pressure and amount, that is number of moles, constant. Then according to Avogadro's law, volume is directly proportional to number of moles while you keep pressure and temperature constant. Better Sir Ahmed is joining again. Please. Okay, a bit interruption from the net connection, Bharal. It's now usual things. Bharal, the जो स्लाइड हमारी चल रही थी, मैं जरा उसको दोबारा लिख दूं ताकि मसला ना हो। सो जस्ट कोट के जो तीनों लॉज हमने पढ़े हैं उन तीनों लॉज को हम रेफर कर रहे हैं। सो पहला था अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जिसे हमने इक्वेशन 1 कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। देन हमने कहा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, volume is directly proportional to absolute temperature at constant pressure and number of moles. And according to Avogadro's law, volume is directly proportional to number of moles
while we keep number of moles and temperature, pressure and temperature constant. अब हमें इन तीनों को कंबाइन करना है. So on combining 1, 2 and 3, तीनों में लेफ्ट साइड पे तो वॉल्यूम ही है. सो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू बॉयज लॉ के मुताबिक 1/p, चार्ल्स लॉ के मुताबिक t और एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक n. दैट मीन्स अगर मैं इसे मिला के लिखूं तो मैं यूं लिख दूंगा. तो अब आप देख सकते हैं इसमें तीनों लॉज आ रहे हैं. व्हेन आई से v इज और आगे प्रोपोर्शनल का साइन बनाऊं तो जो चीजें न्यूमरेटर है में है उससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो चीजें डिनोमिनेटर में है उससे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ये पूरी चीज जाहिर कर रही है. तो अब जैसा कि अब तक करते रहे इससे पहले भी हम कि जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में चेंज करते हैं वी इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट. सो द सेम थिंग विल बी डन हियर. ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं, इसको हमने सिंबल बना दिया है R. और फिर हम इसे अरेंज करके ऐसे लिखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में P है ये लेफ्ट साइड पर आ जाए तो PV हो जाएगा और N पहले लिखते हैं R बीच में. ये हमारा एक पेटेड स्टाइल है वरना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको पहले लिखते हैं किसको बाद में लिखते हैं. सो दिस इज कॉल्ड PV इज इक्वल्स टू NRT. और पहचान भी रहे होंगे कि सेकेंड ईयर अपने लास्ट ईयर की फिजिक्स में आपने इसे पढ़ा भी है. So this particular equation is called general gas equation और ideal gas equation. और चूंकि इसमें एक प्रेशर, एक वॉल्यूम, एक नंबर ऑफ मोल और एक टेम्परेचर आ रहा है तो इसे सिंगल स्टेट फॉर्म, इसका मतलब इधर भी सिंगल और डबल स्टेट फॉर्म बन सकती हैं. सो कॉल इट इक्वेशन 4. 1 2 3 पहले हो चुकी तो हम इसे कहते हैं कि इक्वेशन 4 is called single state form or general gas equation. R is proportionality constant, also called general gas constant or ideal gas constant. सो हम क्या इस इक्वेशन को कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन. इट्स इन फैक्ट द सिंगल स्टेट फॉर्म. और इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है उसके लिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम जनरल गैस कांस्टेंट, बल्कि तीसरा भी एक नाम है और वो है ज़्यादा अहम, वो भी है, उसी को हम अब हाईलाइट करेंगे और वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. जनरल गैस कांस्टेंट कहें, आइडियल गैस कांस्टेंट कहें या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहें. एंड दैट्स स्ट्रेंज, दैट्स इम्पोर्टेंट कि आप भी ये फील करें कि इससे पहले तीनों लॉज में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया, आपने उसको बहुत ही कहना चाहिए कि कैजुअल से अंदाज से के का सिंबल देकर अपनी जान छुड़ा दी, बस खत्म. ना उसका कोई नाम रखा ना कोई और. यहाँ एक प्रॉपर कैपिटल आर सिंबल है और नाम भी माशाल्लाह से तगड़ी किस्म की दे दिया आपने, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इट मींस समथिंग स्पेशल विद दिस कैपिटल आर एंड इट इज वेरी वेरी स्पेशल कांस्टेंट. तो इसकी भी बात करेंगे अभी. फिलहाल पहले इक्वेशन पूरी ड्राइव कर लेते हैं क्योंकि ये सिंगल स्टेट फॉर्म हुई है और मैंने आपसे कहा कि इसकी डबल स्टेट फॉर्म होगी. तो अब इसकी जो सिंगल स्टेट फॉर्म है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है.
क्योंकि इससे पहले बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ में जब हम न्यूमेरिकल्स करते थे तो हमने डबल स्टेट वाले फॉर्म को हमेशा न्यूमेरिकल में यूज़ किया है, लेकिन जनरल गैस इक्वेशन में सिंगल स्टेट डबल स्टेट दोनों ही न्यूमेरिकल के लिए बहुत इस्तेमाल होगी। तो ये PV=NRT भी बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और अब जो डबल स्टेट फॉर्म हम डिराइव करने जा रहे हैं उसके बारे में भी हमारा यही ख्याल है कि वो भी न्यूमेरिकल से बहुत इस्तेमाल होगी। तो अब उसके लिए क्या करूं, मैंने कहा उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, जो PV=NRT है इसमें अगर मैं कांस्टेंट एक तरफ कर लूं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, R=PV/NT, ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम को प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। अब आप चाहे प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर की वैल्यूज को जितनी दफ़ा चेंज कर लें लेकिन ये रिलेशन हमेशा कांस्टेंट के बराबर आएगी। बिल्कुल इसी तरह से चार्ल्स बॉयल्स लॉ में कहा था जब भी आप प्रेशर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट आएगा। चार्ल्स लॉ में कहा जब भी आप वॉल्यूम और टेम्परेचर को का रेशियो लेंगे हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसी तरह जब भी आप इस पर्टिकुलर PV/NT की वैल्यू निकालेंगे ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। सो ऐसे कह लेते हैं फॉर इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस का मतलब ये है कि आप प्रेशर लें P1, वॉल्यूम लें V1, नंबर ऑफ मोल्स लें N1 और टेम्परेचर लें T1। So according to the above relation, this should be equals to universal gas constant R. Same इसी तरह for final condition अगर प्रेशर हो गया है P2, वॉल्यूम हो गया है V2 और नंबर ऑफ मोल्स हो गए हैं N2 और टेम्परेचर हो गया है T2, सब चेंज होगा, लेकिन जब भी आप इन सब चीज़ों को इस फॉर्मूले में रखेंगे आंसर हमेशा आ आएगा। ये हम चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में कर भी चुके हैं और यहाँ भी इसका यही मतलब है। तो अगर ये दोनों R के बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट P1 V1 over N1 T1 should be equals to P2 V2 divided by N2 T2। इसका मतलब है कि इनिशियल और फाइनल दोनों की वैल्यू चूंकि R के बराबर थी, इसका मतलब है दोनों आपस में बराबर हैं। इस इक्वेशन को मैंने कहा 5 और ये मेरी डबल स्टेट फॉर्म है बॉयल्स लॉ की, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने प्रेशर को इनिशियल P1 लिया, फाइनल P2 लिया, वॉल्यूम को इनिशियल V1 लिया, फाइनल V2 लिया, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 और टेम्परेचर T1 T2। अच्छा, अब इसको हम एक और शक्ल में लिख सकते हैं और वो इससे थोड़ी सी सिंपल है या शॉर्ट है, और वो ये है कि अभी तो हमने कॉम्प्रीहेंसिव शक्ल लिखी है जिसमें हमने चारों खिलाड़ी जो हैं PV और NT उन सबको चेंज किया है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल सिचुएशन एंड स्पेशली द पोर्शन यू हैव इन योर सिलेबस, तो हमारा पाला ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल से रहेगा उसमें हम प्रेशर चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अमूमन चेंज नहीं होंगे। तो अगर फर्ज कर लें नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे, यानी N1 N2 जो है इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर हैं, N1 N2 बराबर हैं, तो फिर वो कैंसिल हो जाएंगे, तो फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो हम वो कंडीशन भी शॉर्ट फॉर्म भी इसकी तरह सी मेंशन कर दें। तो हमने कहा फर्ज कर लें अगर कभी ऐसा हो जाए कि इफ N1 is equals to N2, तो फिर दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा P1 V1 over T1 P2 V2 over T2। दिस इज इक्वेशन 6। तो डबल स्ट्रेट फॉर्म 5 भी है और डबल स्ट्रेट फॉर्म 6 भी है। 5 वाली ज़्यादा मुकम्मिल है, परफेक्ट है। 6 वाली में हमने एक छोटी सी एक तरह से सहूलत दे दी कि अगर नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहे तो फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये और बात है कि इस्तेमाल ज़्यादातर हमारे न्यूमेरिकल्स में 6 वाला हो रहा है, इसलिए भी उसका तज़किरा खास तौर पर किया है। सो यहाँ आखिरी वर्ड लिख देते हैं, इक्वेशन 5
and 6 represents double state form of general gas इक्वेशन। ये हो गई पूरी डेरिवेशन। तो अगर इम्तिहान में सवाल आता है कि डिराइव द जनरल गैस इक्वेशन, तो आप इस तरह यहाँ तक पूरी डेरिवेशन यानी सिंगल और डबल स्टेट दोनों निकाल कर हमें दिखाएंगे। सो डिराइव द जनरल गैस इक्वेशन, जाहिर सी बात है यहाँ से ही शुरू हुई, लेकिन इससे पहले आपने वही कम से कम जनरल गैस इक्वेशन होती क्या है ये बता देंगे कि इक्वेशन ऑफ स्टेट obtained by combining Boyle's law, Charles law and Avogadro's law, and then start this derivation। और ये मेरी 3 स्क्रीन पर आ गई। इस तरह से सिंगल स्टेट फॉर्म आई एंड दैट इज दी डबल स्टेट फॉर्म। आमतौर पर ये सवाल जो है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आया हुआ है। कभी 4 मार्क्स का आता है, कभी 5 मार्क्स का आता है। सो उसके नंबर वेरी हो सकते हैं, एक आधा नंबर। और ये शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में आएगा तो ऑब्वियसली सिर्फ 4 ही मार्क्स का आएगा। लॉन्ग में जब आता है तो 4 या 5 दोनों आ चुके हैं और बहुत आया ये। इसके साथ अभी पूरी बात नहीं, इसके साथ अमूमन एक छोटी सी चीज़ और अटैच करते हैं। करेंगे तो आप भी लिखेंगे, नहीं करेंगे तो आप भी नहीं करेंगे। सवाल आ गया सिर्फ ड्राइव द जनरल गैस इक्वेशन, तो ये यहाँ ख़त्म हो गया। इसके साथ अमूमन ये क्या बात अटैच करते हैं कि ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इनटू डिफरेंट यूनिट्स। ये जो आर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, इट्स अ वेरी स्पेशल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसकी अब स्पेशलिटी भी थोड़ी सी डिस्कस कर लें। पहली बात ये कि देखिए कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जिसकी वैल्यू जो है फिक्स हो, चेंज ना हो, तो कांस्टेंट कहते हैं। तो जब आप ये कहते हैं ना कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और फिर उसके बीच में एक कांस्टेंट ले आते हैं कि तो अब 3 खिलाड़ी हो जाते हैं ना फॉर्मूले में, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम, एक के। तो बात का मतलब ये होता है कि आप प्रेशर चेंज करेंगे वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज करेंगे प्रेशर चेंज होगा, लेकिन ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू ऑल्टर नहीं होगी। अब वैल्यू वॉल्यूम चेंज करते जाए, प्रेशर चेंज करते जाए, लेकिन वो उतना ही रहेगा। और आपने वो एग्जाम्पल में भी देखा था। अच्छा, तो कांस्टेंट का मतलब है जो चेंज ना हो। अब कांस्टेंट 2 तरह के होते हैं, एक जिनकी वैल्यू अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कांस्टेंट है, कुछ कंडीशंस पर कांस्टेंट है, अगर वो कंडीशन किसी वजह से बदल जाएंगी तो कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है ये वो कांस्टेंट है जो परमानेंट कांस्टेंट नहीं है, फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन दे आर कांस्टेंट। मिसाल के तौर पर आप सब फिजिक्स में पढ़ते हैं कि स्मॉल जी जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मेरा ख्याल है सबसे फेमिलियर है ये लफ्ज़। ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कांस्टेंट है ना, आप अपने हर न्यूमेरिकल में ये वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन मैट्रिक में भी पढ़ा था और इस साल भी पढ़ेंगे कि इस जी की वैल्यू 9.8 है जब तक आप ज़मीन की सरफेस पर है। अगर आप ज़मीन की सरफेस से ऊंचे जाने जाएं, हाइट पर जाएं, या ज़मीन की सरफेस में डेप्थ में चले जाएं, दोनों सूरतों में जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसका मतलब है जी कांस्टेंट है बट नॉट परमानेंटली कांस्टेंट, नॉट एब्सोल्युटली कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और अगर वो फैक्टर चेंज हो जाए तो ये भी चेंज हो जाती है। इस तरह दुनिया में 2 तरह के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हैं, एक जिनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर कंडीशन पे कांस्टेंट है और वो कंडीशन चेंज करने से वो वैल्यू चेंज भी हो सकती है, और एक वो कांस्टेंट है जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते, उनकी वैल्यू हर हाल में कांस्टेंट है, चाहे कुछ भी कर लें। कंडीशन तो छोड़ें, दुनिया इधर से उधर हो जाए वो कांस्टेंट ही रहेंगे, वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, या कहिए वो यूनिवर्सली कांस्टेंट है। तो ये जो कैपिटल आर है इसके लिए आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आपने गोया ये बताया है कि फॉर ऑल गैसेस, फॉर ऑल प्लेसेस, फॉर ऑल कंडीशंस दिस कांस्टेंट इज फिक्स। आप कुछ भी कर लें, कोई भी प्रेशर, कोई भी वॉल्यूम, कोई भी नंबर ऑफ मोल्स, कोई भी टेम्परेचर, इससे तो ये डिपेंड करती ही नहीं है, इसकी वैल्यू इन सबसे बेनियाद है। आप गैस चेंज कर दें, आप दुनिया से निकलकर यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में चले जाएं, डेप्थ में, हाइट में,
प्लैनेट ही छोड़ दें, यहाँ पर मून पे चले जाए, मार्स पे चले जाए, कुछ भी कर लें, दिस आर इज फिक्स्ड। ये है सबसे अहम बात। तो ऐसा कांस्टेंट तो फिर याद किया जा सकता है ना, क्योंकि उसकी तो सिर्फ एक ही वैल्यू है। अब जो वैल्यू जिस कांस्टेंट की कंडीशंस के साथ चेंज होती हो, उसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना हर कंडीशन पे वैल्यू याद करना। इसकी तो कर सकते हैं। दैट्स व्हाई उन्होंने कहा कि हमें जरा इस आर की वो वैल्यू तो बताइए जो कभी चेंज ही नहीं होती। अच्छा, ऐसा एक कांस्टेंट और भी है जो आप पढ़ के आए हैं मैट्रिक में, अगर याद आ जाए, जस्ट याद दिलाने के लिए आप आएगा अलग जहन में, और वो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। उसका सिंबल होता था कैपिटल जी, और उसकी वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। उसके लिए भी हम यही कहते हैं कि ये कैपिटल जी की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो भी कभी चेंज नहीं होगी। और एक दूसरा ये आपके सिलेबस में आ गया आर। तो हमें इस आर की वैल्यू निकालनी है, जो हम निकालेंगे बस वही होगी ना, हमेशा वही रहेगी, खत्म बात। सो ये अगर इम्तिहान में कहा जाए ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ आर, तब आप ये करेंगे। अगर उन्होंने आपसे नहीं कहा कि कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ आर, तो फिर आप इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप खुद 5 ईयर उठाकर देख लीजिए, 5 ईयर उठाकर देख लीजिए। अब तो इस किताब से कोई 30 साल पेपर बन चुका है, क्लास 10 ही नहीं बना बस। तो उन पेपर्स में आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कम से कम 10 दफ़ा तो ज़रूर मिलेगा। यानी मेरे हिसाब से 15 दफ़ा होना चाहिए, लेकिन मैं अंदाज़ा कम से कम वाली बात कर रहा हूँ। यानी इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन है, और इसलिए जब ये 10-15 दफ़ा आ चुका है, तो इसने कहीं ना कहीं तो स्टाइल भी चेंज किए होंगे ना, कि कभी ज़्यादातर वैसे उन्होंने कहा ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इन 2 डिफरेंट यूनिट्स। कभी कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने सिर्फ कहा है ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन। इवन कभी कभी तो ये भी कहा है सिर्फ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। उस सूरत में कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ आर से छोटा सा काम है, तो वो 1 या 2 मार्क्स का होता था। तो ये भी इत्तेफाक से हुआ है, तो ये आप खुद भी देख सकेंगे। तो बहरहाल वैल्यू ऑफ आर निकालनी है। अब इसमें एक अहम बात ये है कि चॉइस ऑफ यूनिट्स, जैसे मैंने कहा सवाल पढ़ते वक्त भी कि इन 2 डिफरेंट यूनिट्स, तो चॉइस ऑफ यूनिट्स इज इम्पॉर्टेंट। तो भाई आपको पता है कि जो आर की वैल्यू का फॉर्मूला बनता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जनरल गैस इक्वेशन की मदद से बनाया था, वो पीवी डिवाइडेड बाय एनटी है। इसका मतलब है आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, चॉइस ऑफ यूनिट की जहाँ तक बात है, तो जो डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है ना, उनके यूनिट्स तो फिक्स हैं। टी आप सबको याद है, वो केल्विन में लेना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। केल्विन के अलावा हम किसी यूनिट में टेम्परेचर को नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा, लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, हिस्सा ही खत्म। और एन का सारा झगड़ा सुन लिया, इतनी लंबी 3 पीरियड में लगा दिए। इट्स नंबर ऑफ मोल्स, तो ये दोनों तो हर हाल में ऐसे ही रहेंगे। तो एन मोल्स है और टी केल्विन में टेम्परेचर है। अलबत्ता प्रेशर वॉल्यूम में हम फ्लेक्सिबल हैं। आप प्रेशर वॉल्यूम के यूनिट अपनी मर्जी से ले सकते हैं। सो प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट एसआई यूनिट भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकते हैं। तो जो केमिस्ट्री वाले हैं वो ज़्यादातर अपनी सहूलत को देखते हुए प्रेशर को लेते हैं एटीएम में, यानी एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम को लेते हैं डेसीमीटर क्यूब में। इस तरह जो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट बनेगा उसको हम कहते हैं इन एटीएम डेसीमीटर क्यूब सिस्टम। इसका मतलब ही यही है कि प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, जबकि बाकी दोनों चीज़ें यानी नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दे विल बी इन देयर यूजुअल यूनिट्स, यानी मोल्स एंड केल्विन। उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो एक हम इस सिस्टम में आर की वैल्यू निकालेंगे और एक हम एसआई सिस्टम में आर की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से। और क्या लॉजिक अपनाएंगे, यहाँ से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा टाइम चूँकि फिनिश हो रहा है, तो जो स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ वो पहली स्लाइड मिस हुई होगी जिसमें जनरल गैस इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई थी, क्योंकि नेट डिस्कनेक्ट हुआ था। मैं देखता हूँ, या तो वो भी अगर किसी बच्चे ने उसकी स्नैप ली है तो वो ग्रुप में शेयर कर देगा, वरना मैं खुद देख लूँगा, मेरे पास कहीं और भी पड़ी होगी। ठीक है, बाकी सारी ये स्लाइड्स आप सभी शेयर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।